नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रकरण है प्रगतिवाद। छायावाद की समय सीमा 1918 से 1936 तक मानी जाती है तथा 1936 के बाद प्रगतिवाद की शुरुआत होती है। पंत जी ने अपने काव्य युगांत में छायावाद के अंत की घोषणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1935 ईस्वी में पेरिस में हुई थी और इस अंतर्राष्ट्रीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के तत्पश्चात भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में हुई थी और इसके लिए सज्जाद जहीर व डॉक्टर मुल्कराज के प्रयास हैं। उनके कारण भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। सन 1936 में लखनऊ में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ इसका एक अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। अगर हम समय सीमा की बात करें तो प्रगतिशील का काल है या प्रगतिवाद का जो काल है वो 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी माना जाता है। 43 से प्रयोगवाद की शुरुआत हो गई थी, तो 1936 से 1943 की जो कालावधि है वो प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। राजनीति में जो स्थान साम्यवाद का है, वही काव्य या साहित्य में स्थान प्रगतिवाद का है। दोस्तों, अब हम देखेंगे प्रगतिवाद की सामान्य प्रवृत्तियां या विशेषताएं। प्रगतिवाद की सामान्य प्रवृत्तियां। प्रगतिवाद दोस्तों मार्क्सवाद से प्रभावित था, तो नंबर 1 पर विशेषता या प्रवृत्ति हो जाएगी मार्क्सवाद में विश्वास। मार्क्सवाद में विश्वास। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि प्रगतिवाद है वो मार्क्सवाद से प्रभावित था। राजनीति में जो स्थान मार्क्सवाद या साम्यवाद का है, साहित्य में वो स्थान प्रगतिवाद का है। कहा भी गया है कि लाल क्रांति की लड़ने वाली मजदूर सेना आम, उनको उनके स्त्री पुरुषों को मेरा लाल सलाम। क्या कहा गया है कि लाल क्रांति है, जो ये साम्यवादी क्रांति है, उनकी मजदूर सेना है। वो क्या है? आम लोग हैं, आम मजदूर आदमी है, श्रमिक हैं, उनके और उनके स्त्री पुरुषों को सभी को मेरा लाल सलाम है। नंबर 2 पे हम चर्चा करते हैं सामाजिक यथार्थ का चित्रण। सामाजिक यथार्थ का चित्रण। दोस्तों, प्रगतिवादी कवि हैं, उन्होंने आदर्श को नहीं बल्कि समाज में जो घटित हो रहा है, जो यथार्थ है, उनको अपने काव्य का विषय बनाया है और विशेषकर ग्रामीण एवं श्रमिक वर्ग है उसको अपने काव्य का विषय बनाया है। कहा भी गया है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास।
ग्रामीण श्रमिक वर्ग है, उसकी स्थिति क्या है कि बहुत दिनों तक उनके घर में चूल्हा नहीं जला है, आटा पीसने की जो चक्की है वो भी उदास है, वो नहीं चल पा रही है। एक अन्य उदाहरण देखिए, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कवि ने कहा कि जो मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उसके घर पर बहुत दिनों के बाद दाने आए हैं, अनाज आया है, और इस कारण से सभी घर वालों की आंखें हैं वो चमक उठी, वो खुश हो गए कि उन्हें कुछ न कुछ खाने को मिलेगा। नंबर 3 पर हम चर्चा करते हैं पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति विद्रोह की भावना। पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति विद्रोह। दोस्तों, प्रगतिवाद में या प्रगतिवादी काव्य में पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति विद्रोह की भावना दिखाई गई है कि किस प्रकार से पूंजीवादी लोग हैं वो आम लोगों का या श्रमिक वर्ग का, इसमें 2 वर्ग हैं, एक तो शोषक वर्ग, एक शोषित वर्ग। तो किस प्रकार से शोषक वर्ग है वो संवेदनहीन हो रहा है, मानवीय मूल्यों को त्याग रहा है, भूल रहा है, और वो शोषित वर्ग पर अत्याचार कर रहा है। एक पंक्ति देखिए, कहा भी गया है, तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ। कवि चाहते हैं कि ये पूंजीवादी व्यवस्था है ये खत्म होनी चाहिए। नंबर 4 पर हम चर्चा करते हैं शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एक क्रांति का आह्वान। शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं क्रांति का आह्वान। प्रगतिवादी काव्य में दोस्तों शोषित वर्ग के प्रति, जो दबे कुचले लोग हैं, जिन पर अत्याचार हो रहा है, उनके प्रति सहानुभूति दर्शाई गई है तथा काव्य में क्रांति का आह्वान किया गया है कि उन्हें आवाज उठानी चाहिए। किसके प्रति? शोषक वर्ग के प्रति। तो सहानुभूति के अंतर्गत देखिए शोषित वर्ग के कि एक कवि ने कहा है कि मैंने उसको जब देखा लोहा देखा, मैंने उसको जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, लोहे जैसा गलते देखा और लोहे जैसा ढलते देखा। कि जो मजदूर वर्ग है वो लोह के समान है, ताकतवर है, लेकिन ये पूंजीपति लोग हैं वो उसे अपने मन मुताबिक ढाल रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं। क्रांति के आह्वान के अंतर्गत देखिए एक कवि ने कहा है, स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक चिपक जाड़े की रात बिताते हैं, युवती के लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक तेल फुलों पर पानी सा दरवा बहाते हैं, पापी महलों का अहंकार तब देता मुझको आमंत्रण। क्या कहा है कि शोषक वर्ग है, जो उच्च वर्ग है, उसके कुत्तों को भी दूध मिल रहा है, वस्त्र मिल रहे हैं, जबकि शोषित वर्ग है, भूखे लोग हैं, उनके बच्चे भूख से मर रहे हैं तथा वो मां की हड्डी से चिपक चिपक कर जाड़े की रात बिता रहे हैं। शोषित वर्ग है, उसकी युवती के लज्जा बेच बेच कर वो ब्याज चुका रहा है, और उन पैसों का जो मालिक है, जो उच्च वर्ग है, वो अपने सुख सुविधा के लिए पानी सा बहा रहा है उन पैसों का। कवि कह रहा है कि इन सब घटनाओं के बावजूद
जो ये पापी महलों में लोग बैठे हैं, ये मुझे क्रांति के लिए आह्वान्वित कर रहे हैं, मुझे ललकार रहे हैं, मुझे मजबूर कर रहे हैं, मुझे विवश कर रहे हैं, मुझे क्रांति की ओर अग्रसर कर रहे हैं। नंबर 5 पे हम चर्चा करेंगे सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन। सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन। सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन। दोस्तों, प्रगतिवादी काव्य के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन की बात कही गई है। प्रगतिवादी कवि चाहता है कि जो समाज में व्यवस्था चल रही है, एक तो शक्तिशाली वर्ग हो रहा है, दूसरा कमजोर वर्ग। एक वर्ग शोषक वर्ग है, दूसरा वर्ग शोषित वर्ग। तो ये सामाजिक व्यवस्था बदलनी चाहिए पूरी तरह से, तथा समाज में सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। कवि ने कहा है कि सदियों की ठंडी भुजी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे राजनीतिक चेतना। राजनीतिक चेतना। दोस्तों, प्रगतिवादी कवि हैं, वो अपने काव्य के माध्यम से समाज में राजनीतिक चेतना लाना चाहते थे। वो दर्शा रहे थे कि किस प्रकार से भ्रष्ट नेता हैं, वो धनाढ्य सेठों से मिलकर शोषण कर रहे हैं। नागार्जुन ने एक बहुत ही बढ़िया पंक्ति कही है, खादी ने मलमल से चुपचाप साठ गांठ कर डाली है, बिड़ला टाटा डालमिया की 30 दिन दिवाली है। अब हम चर्चा करेंगे नारी स्वतंत्रता की पुकार। नारी स्वतंत्रता की पुकार। दोस्तों, प्रगतिवादी कवियों ने नारी की स्वतंत्रता की वकालत की है, उसको पुरुष की पराधीनता से मुक्ति या छुटकारा देने की वकालत की है, उसे स्वावलंबी बनाने की वकालत की है कि नारी है वो स्वावलंबी होनी चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे कला के प्रति दृष्टिकोण। कला के प्रति दृष्टिकोण। दोस्तों, प्रगतिवादी कवियों का या प्रगतिवादी काव्य का नारा था कला संसार को बदलने के लिए। क्या नारा था? कला संसार को बदलने के लिए। कला संसार को बदलने के लिए प्रगतिवादी काव्यों का नारा था कि कला संसार को बदलने के लिए उन्होंने अपने काव्य में अलंकार या किसी चमत्कृत भाषा का बहिष्कार किया है और उन्होंने कहा है कि भाषा है वो सुग्राह्य होनी चाहिए, जो प्रत्येक व्यक्ति आम जन के समझ में आए, आम बोलचाल के निकट भाषा होनी चाहिए या बोलचाल की शब्दावली से प्रयुक्त भाषा होनी चाहिए। एक कवि ने कहा था कि मारो मारो हंसिया हिंसा क्या है। हंसिया जैसे ग्रामीण शब्द का प्रयोग, आम बोलचाल की भाषा का शब्द का प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे प्रगतिवादी प्रमुख कवि एवं काव्य। प्रगतिवादी प्रमुख कवि, प्रमुख कवि एवं काव्य।
नंबर 1 पर हम चर्चा करेंगे रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर काव्य देखिए, रेणुका, कुरुक्षेत्र, दोस्तों कुरुक्षेत्र इनका बहुत ही विख्यात काव्य रहा है। कुरुक्षेत्र के माध्यम से इन्होंने बताया है कि जो तटस्थ रहकर अन्याय को सहन करता है उसका इतिहास एक दिन अपराध जरूर लिखेगा, क्योंकि वो अपराधी है। चुपचाप अन्याय को सहन करना भी अपराध की श्रेणी में ही आता है। इसके बाद द्वंद्व गीत, द्वंद्व गीत, रश्मि रथी, रश्मि रथी, फिर इतिहास के आंसू, इतिहास के आंसू। इसके बाद नंबर 2 पे हम चर्चा करते हैं नागार्जुन की। प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर। दोस्तों नागार्जुन को बाबा या ढक्कन भी कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे सतरंगे पंखों वाली, सतरंगे पंखों वाली। ये मैथिली में यात्री नाम से लिखते थे, मैथिली में यात्री नाम से लिखते थे तथा इनके काव्य पत्थरहीन नगनगाछ को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। नंबर 3 पे हम चर्चा करेंगे केदारनाथ। केदारनाथ इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं नींद के बादल, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। आगे युग की गंगा, युग की गंगा। 4 पर हम चर्चा करेंगे रांगे राघव, रांगे राघव। रांगे राघव का अजय खंडर, पिघलते पत्थर, अजय खंडर और पिघलते पत्थर। इनकी प्रसिद्ध रचना है। अब हम बात करेंगे त्रिलोचन। नंबर 5 पे त्रिलोचन। मैं उस जनपद का कवि हूं, मैं उस जनपद का कवि हूं। दोस्तों मैं उस जनपद का कवि हूं, बहुत ही श्रेष्ठ रचना है। इसके बाद ताप के ताए दिन, ताप के ताए दिन, गुलाब और बुलबुल, गुलाब और बुलबुल। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मुक्तिबोध।
मुक्ति बोध। दोस्तों मुक्तिबोध के काव्य है चांद का मुंह है टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, अंधेरे में ब्रह्म राक्षस तथा भूरी भूरी खाक धूल, भूरी खाक धूल। अब हम अगले कवि शिवमंगल सिंह सुमन की चर्चा करेंगे। शिवमंगल सिंह सुमन, इनके काव्य हैं जीवन के गान, हिल्लोल तथा विश्वास बढ़ता ही गया, विश्वास बढ़ता ही गया। दोस्तों इस प्रकार से हमने संपूर्ण प्रगतिवादी काव्य का, कवि का तथा काव्य की सामान्य प्रवृत्तियों का अध्ययन किया है। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप हैं इस वीडियो से अधिक सीखने की कोशिश करेंगे।